औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था कि अमेरिका के जो सदारती इंतखाबात हैं उनके नताइज आने में कुछ वक्त लग सकता है, और अदाद शुमार जो बता रहे हैं अभी तक के जो अमेरिकन ज़राए अबलाग के भी, कि अभी तक कोई एक भी रियासत ऐसी नहीं है जिसमें ये कहा जा सके कि उसका रिज़ल्ट जो है वो 100% जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तकरीबन 99% या 98%, और कुछ रियासतों में इससे भी कम है। और ये सिलसिला अभी जारी रहेगा, क्योंकि अभी कुछ रियासतों में जो है वो जो इसके ऊपर पोस्टल बैलेट के ऊपर, यानी कि डाक के ज़रिए डाले गए वोट के ऊपर जो एक तनाज़ा खड़ा हुआ है, और उसमें जो है वो कुछ तकरीबन 400 के करीब जो अभी तक जो सामने आई हैं आदाद-ओ-शुमार, उसमें 400 के करीब जो है वो मुख्तलिफ़ रियासतों में जो है रिपब्लिकन पार्टी, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जो जिस पार्टी के उम्मीदवार थे उसकी जानिब से जो है वो तकरीबन 400 के करीब जो है मुख्तलिफ़ रियासतों में ये गिनती और जो डाक के ज़रिए डाले गए वोट हैं उनके बारे में जो है वो मुख्तलिफ़ अदालतों में रियासतों में जो है वो केसेस दायर किए गए हैं। अब तक जो नताइज जो अभी तक तो वहीं के वहीं खड़े हैं, जो अभी तक नताइज सामने जो आए थे कि एपी के मुताबिक, एसोसिएटेड प्रेस जो है उसके मुताबिक जो है बाइडन जो है वो उनके इलेक्टोरल वोट जो है वो 290 हैं, और डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्टोरल वोट 214 हैं। जबकि वॉइस ऑफ अमेरिका, जैसा मैंने पहले भी अर्ज़ किया है एक दो बार, कि वॉइस ऑफ अमेरिका जो है ये मुख्तात ये चलता है, तो इसलिए इसने जो अभी तक जो है ये 4 रियासतों के इंतखाबात जो है उसमें इसने जो अपने जो मैप है उसमें इसने बताया कि जी 4 रियासतों से अभी जो 3 रियासतों से, कि 3 रियासतों से नताइज आना अभी बाकी हैं। लिहाजा इनके मुताबिक जो इलेक्टोरल वोट जो हैं जो बाइडन के वो 279 हैं और डोनाल्ड ट्रंप के 214 हैं। अच्छा, ये तो अभी तनाज़ा चल पड़ा है और ये तनाज़ा अभी तूल पकड़ेगा, और इसमें जो एक बहुत इम्कान है वो है कि जी मामला, क्योंकि पहले एक तरीक़ाकार के मुताबिक कि अब मुतल्लिका रियासत में जो है वो केस दायर करते हैं, और मुतल्लिका रियासत जो है उसके बाद अगर वहाँ पर आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला आता है या कुछ ऐसा मामला होता है तो उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट में फिर जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो है हमारे यहाँ पर एक बड़ी बात की जाती है कि जी अदालतें जो है पिछले दिनों, ये ख़ास तौर पर जब PMLN के ही जो दौर में जो चीफ जस्टिस बने जस्टिस साकिब निसार साहब, उनके बारे में भी ये उनको टारगेट करके कहा गया जी कि कोर्ट्स जो हैं वो पॉलिटिसाइज हैं, पॉलिटिकल हैं। जस्टिस इफ्तार चौधरी के बारे में भी कहा गया जी को अदालतें जो है वो पॉलिटिकल हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक याद दहानी ज़रा करवाना चाहूँगा दोस्तों को कि साल 2000 के अमेरिकी जो इलेक्शन थे उनमें डेमोक्रेट की तरफ से जो उम्मीदवार थे वो थे अल गोर, जो मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ। अल गोर और जॉर्ज डब्ल्यू बुश के दरमियान में मुकाबला था, और रियासत फ्लोरिडा में ये दोनों, क्योंकि 29 इलेक्टोरल वोट हैं उस रियासत के, तो ये दोनों उम्मीदवार जो है वो नेक टू नेक थे, और पॉपुलर वोट में वहाँ पर बर्तरी हासिल थी जो है अल गोर को। ये मामला रियासत से होता हुआ ये सुप्रीम कोर्ट में आ गया। जब ये सुप्रीम कोर्ट में आया
तो सुप्रीम कोर्ट ने 5 हफ्ते इसकी हेयरिंग हुई सुप्रीम कोर्ट में, और 5 हफ्तों की हेयरिंग के बाद जो है इसके ऊपर जो फैसला सुनाया गया वो जॉर्ज डब्ल्यू बुश के हक़ में फ़ैसला आ गया कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं। तो इसमें जो फ़ैसला था वो था 4 और 5 की अक्सरियत से। 5 जजेस जिन्होंने प्रेसिडेंट बुश के हक़ में फ़ैसला दिया, उनकी जो एक बैकग्राउंड है कि उन्हें रिपब्लिकन पार्टी के दौरे हुकूमत में उन्हें जो है वो नामज़द किया गया था, जज मुकर्रर किया गया था। और जो 4 जजेस जिन्होंने अल गोर के हक़ में फ़ैसला दिया था वो चारों के चारों जजेस वो थे जिन्हें डेमोक्रेट पार्टी के दौर में जज नामज़द किया गया था। अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में जो जज होता है, जिसकी जज की तैनाती जो होती है वो बड़ी अहम इसलिए होती है कि उसकी रिटायरमेंट नहीं है। जो एक बार जज मुकर्रर हो जाता है वो मरते दम तक जज रहता है, ता वक्ते के वो ज़हनी तवाज़ुन उसका ना बिगड़ जाए या वो माजूर इस तरह से हो जाए कि वो काम करने के काबिल ना रहे, तो उस सूरत में ही वो उसको हटाया जा सकता है, वरना वो मरते दम तक जज रहता है। इसलिए ये बहुत अहम एक मामला है वहाँ पर जजेस की तकर्री का, ये उनके तरीक़ाकार जो है। अच्छा, इसमें एक अब इस वक्त मौजूदा जो सूरत हाल है, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में टोटल जो है वो 9 जजेस होते हैं। 9 जजेस में से इस वक्त जो है वो 6 जजेस जो हैं वो रिपब्लिकन पार्टी के दौर में अपॉइंट किए गए मुख्तलिफ अदवार में, और सिर्फ 3 जजेस ऐसे हैं जिन्हें जो है वो डेमोक्रेट पार्टी के दौर में तैनात किया गया है। अब अगर 2000 के हम उसमें ज़रा पीछे ज़रा उस एक मिसाल कायम हो चुकी है, इसको हालांकि उसको अमेरिकन तारीख़ के मुतनाज़ा तरीन इंतखाबात करार दिया जाता है, लेकिन ये इंतखाब 2020 के इंतखाबात उस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये 2000 में जिनको मुतनाज़ा तरीन करार दिया गया था वो अब मुतनाज़ा तरीन शायद ना रहें। अब अमेरिकन तारीख़ के मुतनाज़ा तरीन इंतखाबात शायद 2020 के जो सदारती इंतखाबात हैं वो जो है वो अमेरिकन तारीख़ के मुतनाज़ा तरीन इंतखाबात बन जाएँ। अच्छा, इसमें जो है अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है, चूँकि एक मिसाल जो है ये 2000 में कायम हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो सेटल्ड किया और सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो तय किया कि अमेरिका का नया सदर कौन होगा। अब अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जो है एक बड़ी एक इसके ऊपर लेदे हुई, इसमें सिविल सोसाइटी ने जो है इलेक्शन चोरी का भी इल्ज़ाम लगाया, इसमें जजेस के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी तनकीद होती रही। डेमोक्रेट्स भी अल्फाज में ये कहते रहे कि हमने सुप्रीम कोर्ट और डेमोक्रेसी को जो है वो ऑनर दी है और फैसले को कबूल किया है, बावजूद इसके कि वो फ़ैसला जो था वो ठीक नहीं था। अब मौजूदा सूरत हाल में अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है और ये री अकाउंटिंग में जाता है तो इसमें 2-3 मामलात जो हैं वो बड़े अहम हैं। एक तो आइन के मुताबिक, अमेरिकी आइन के मुताबिक 10 दिसंबर को इलेक्टरल जो है कॉलेज उसके मेंबरान जो हैं उनका इलेक्शन होना ज़रूरी है। नंबर 2, जो ये नए सेनेटर्स और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव स्पेशली, सेनेट बाद में आता है, सेनेट में चूँकि ऊपर नीचे इसमें वक्त की हो जाती है, इसमें वो आइन में उसका वक्त मुकर्रर ऐसा उतना क्लियर नहीं किया गया जितना क्लियर जो है वो इसके बारे में है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी कि ऐवान नुमाइंदगान के बारे में।
तो ईवान नुमाइंदगान ने जो है वो लाजम हलफ उठाना होता है जनवरी के, अगले नए साल की जनवरी के पहले हफ्ते के अंदर, और उसी दौरान में इसका सेशन होता है। और उसी दौरान में फिर इन्होंने सेनेट के और कांग्रेस ने जो है वो उनकी वोटों की काउंटिंग करनी होती है। इलेक्टोरल कॉलेज के जो अपना जो है वो मेंबरान जो है उनके जो 538 वोट हैं उनकी काउंटिंग करनी होती है। और उस काउंटिंग को बाद जो है वो फिर एक जो हतमी जो जिसको कहते हैं, हम कह सकते हैं कि जो ऑफिशियल सरकारी तौर पर जो ऐलान है वो जनवरी के पहले हफ्ते में लाजिम करना होता है, जो 10 जनवरी तक कांग्रेस ने, और 20 जनवरी जो है उसकी दोपहर तक जो नया सदर है उसने लाजिम हलफ उठाना होता है, चाहे वो उसकी दूसरी टर्म का हो या वो नया जीत के आने वाला कैंडिडेट हो। तो उसका 20, ये उनके आइन के मुताबिक, अमेरिकन आइन के मुताबिक 20 जो जनवरी है 2021 इस साल, जो आइंदा जो ये मौजूदा इलेक्शन में फरवरी 2021 तक की दोपहर तक जो है दोनों में से जो भी उम्मीदवार जो है जिसको कांग्रेस जो है वो मोहर लगाएगी और वो करार देगी कि ऑफिशियली कि ये कामयाब कैंडिडेट है, तो उसके लिए उसका हल्फ जो है वो 20 जनवरी तक आइन के मुताबिक उठाया जाना ज़रूरी है, वरना ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल फिर जो उसमें ये एक इक़दाम में चले जाता है। और उस सूरत में जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की जो स्पीकर हो, वो स्पीकर या मर्द हो चाहे औरत हो, तो वो कायम मुकाम सदर का हल्फ जो है वो उठा लेता है, वो कायम मुकाम सदर बन जाता है। लेकिन इससे पहले एक और लंबा प्रोसीजर है जो कांग्रेस और सेनेट के दरमियान में है, तो उसके ऊपर अगर मैं बात करने लगूँगा तो वो बहुत एक लंबा टाइम चाहिए। कि मुख्तसरन ये है कि इस सूरत हाल में, सिचुएशन में, अगर ये दोनों ईवान जो है वो कायल नहीं होते हैं, तो इस सूरत हाल में फिर अगर ये तनाज़ा बरकरार रहता है तो कांग्रेस जो है उसको ये राइट होता है कि वो सदर का इंतखाब करे, और सेनेट जो है वो उसके पास इख्तियार हो फिर जो होता है कि वो नायब सदर का इंतखाब करे। तो इसमें इस वक्त जो सिचुएशन है कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है ईवान नुमाइंदगान, उसमें मेजॉरिटी जो है वो इस वक्त तक बनती अभी तक बनी नहीं है, लेकिन जो बनती नज़र आ रही है वो अपना डेमोक्रेट्स की बनती नज़र आ रही है। और सेनेट में फ़िलहाल इस वक्त तक जो है वो इसकी बर्तरी जो है रिपब्लिकन्स की वो बरकरार है। 2 नशिस्तों का जो मामला है कि 48 और 46, जो इस वक्त डेमोक्रेट्स के जो सेनेटर जो है 53 की इनकी मेजॉरिटी थी, लेकिन इनके अभी तक जो सेनेटर जो इनके जो 1/3, जो मैंने पहले भी अर्ज़ किया है 2 वीडियोस में कि 1/3 हर 2 साल के बाद रिटायर्ड होते हैं, तो उन 1/3 में डेमोक्रेट्स के भी सेनेटर थे, उसमें रिपब्लिकन के सेनेटर भी थे, 2 इंडिपेंडेंट सेनेटर हैं दीगर जमातों से हैं, वो रिटायर्ड नहीं हुए थे, वो अपनी जगह पे कायम हैं। लिहाजा इस वक्त जो है वो इस साल जो इलेक्शन हुआ है, और इसमें दो जो है दो सेनेटर्स दीगर जमातों के हैं, उनका इलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन 2 सेनेटर्स ऐसे थे कि जो सिटिंग सेनेटर थे और उनका जो है वो इंतकाल हो गया, तो उसकी वजह से जो है वो इस दफ़ा 33 की बजाय 33 की बजाय 35 सीट्स के ऊपर जो है वो इलेक्शन हो रहा है, जिनमें अभी तक जो है सेनेट की 48 सीट्स जो हैं वो जा चुकी हैं
रिपब्लिकन्स के पास और 46 जो है वो डेमोक्रेट्स के पास है। अब इसमें 2 सीट्स हैं जिनके ऊपर री इलेक्शन जो है वो कॉल किया गया है। वो रियासत एरिज़ोना के एरिज़ोना में जो है वो और एक और रियासत में एरिज़ोना और एक और रियासत में जो है वो ये 2 सेनेटर्स बहरहाल 2 हैं जिनको रीरन यानी कि दोबारा इलेक्शन जिनका जो है वो होगा। और चूँकि इन मौजूदा इंतखाबात में कोई भी उनमें से उम्मीदवार दोनों सीटों पे कोई भी उम्मीदवार जो है वो मतलूबा जो परसेंटेज है वोटर्स की वो हासिल नहीं कर सका था, लिहाजा उसको रीरन किया गया और ये इसके लिए जनवरी में वो दोबारा पोलिंग होगी उन सेनेटर्स की सीटों के लिए। लिहाजा जो 2 सीटें जो हैं अगर बराबरी पे भी आना है तो ये 2 सीटें बल्कि 4 सीटें जो हैं, ये 2 सीटों का रिज़ल्ट रुका हुआ है और 2 सीट्स जो हैं वो रीपोल में गई हैं। तो ये 4 जो सीट्स हैं, इन 4 सीटों के ऊपर इन 4 सीटों का जीतना जो है वो अगर मेजॉरिटी अगर डेमोक्रेट्स ने चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो ये 4 सीटें हर हाल में 4 की 4 सीटें जीतें। 4 नहीं तो कम अज़ कम जो है वो 2-3 सीटें जो है वो जीतना लाजिम है, क्योंकि 3 सीटों से ये बराबर आ जाएगा और दोनों में से किसी की मेजॉरिटी नहीं रहेगी। और जो 2 अदर पार्टीज़ के सेनेटर्स हैं वो ट्रेडिशनली पिछले टेन्योर में तो वो डेमोक्रेट्स को सपोर्ट करते आए हैं। अब सूरत हाल क्या बनेगी ये इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो किसको सपोर्ट करेंगे। फिर अब वो 2 सेनेटर्स जो अदर पार्टीज़ के हैं उनकी अहमियत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि वो किसके साथ चलते हैं। अगर तो वो डेमोक्रेट्स के हक़ में ही अपना जो वज़न है डेमोक्रेट्स के पलड़े में ही डालते हैं तो फिर जो है वो डेमोक्रेट्स की एक तरह से मेजॉरिटी पार्टी बहैसियत पार्टी तो नहीं होगी, लेकिन उन्हें मेजॉरिटी सेनेट में भी मिल जाएगी। अच्छा, ये तो हो गई अमेरिका की सूरत हाल के। और हाँ, इसमें एक और बात मैं करता जाऊँ, ये ताज़ा तरीन है कि जो अटॉर्नी जनरल हैं अमेरिका के, उनको प्रेसिडेंट ने जो है वो ऑर्डर्स किए हैं कि वो इंतखाबात में होने वाली बेज़ाब्तगियों के तहकीकात करें और वो 1 या 2 दिन में मेरा ख्याल है ये काम शुरू हो जाएगा। और इसके बाद जो है वो सिचुएशन काफ़ी हद तक जो है वो हमें पता चलेगा, क्लियर होगी, क्योंकि पूरी दुनिया की नज़रें लगी हुई हैं उसके ऊपर। बाइडन फतह का जश्न मना रहे हैं, लेकिन अभी बड़ी गैर यकीनी सूरत हाल है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो अभी तक ये कह रहे हैं कि हमारा जो है वो हम जीते हुए हैं और हमारी जो फतह को शिकस्त में बदला गया है और हम जो है वो हार नहीं मानेंगे। अच्छा एक्सक्यूज़ मी, इसमें एक और जो है वो बड़ी एक तकलीफ़ दह बात है, और वो ये है कि मुझे एक दोस्त ने अभी पिछले रोज़ ही सवाल किया कि पॉलिसीज़ में क्या तब्दीली आएगी। तो मैंने उन्हें अर्ज़ किया था कि जी जो ख़ारजा पॉलिसी है और जो अमूमी पॉलिसीज़ होती हैं वो तो आम तौर पर उनमें बिल्कुल बहुत थोड़ी सी मामूली सी चेंजिंग्स होती हैं इन मुल्कों में, और कोई बड़ी तब्दीली की तवक्को जो है वो हमें नहीं करनी चाहिए, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लिए। तो बाकी रहा मामला इंटरनल जो है
शुरू में जो बाइडेन का जो है वो इंटरनल इश्यूज़ के ऊपर जो है वो फोकस रहेगा, जैसा कि उन्होंने अपनी जो अभी वेबसाइट उन्होंने लॉन्च की है गुज़श्ता रोज़, और उसमें उन्होंने अपनी तरजीहात का ज़िक्र किया है, तो उससे भी पता चलता है कि उनका जो है वो इंटरनल जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा, चूँकि बहुत ज़्यादा मुआशी सूरत हाल जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है अमेरिका की। और सबसे बढ़कर मुझे एक अमेरिकन जर्नलिस्ट का एक आर्टिकल जो पढ़ा मैंने, तो उसमें उसने एक जो बात की थी वो बड़ी दिल को लगी मुझे, कि ट्रम्पिज़म उन्होंने एक इस तरह इस्तेमाल की कि ये आप मत भूलें कि डोनाल्ड ट्रम्प ने भी 7 करोड़ के करीब 7 करोड़ से ज़्यादा वोट हासिल किए हैं, और दोनों उम्मीदवारों के 7 करोड़ से ऊपर हैं वोट, और जो पॉपुलर वोट है। तो इसका मतलब ये है कि जो ट्रम्पिज़म है वो जो जिसका बीज बोया गया था नस्ल परस्ती का और डिवाइड करने का कौम को, और ये जो बीज बोया गया था वो तनावर दरख्त बन चुका है, और उसका ख़ात्मा जो है उसके लिए बहुत बड़े पैमाने पे जो अवामी इस्लाही प्रोग्राम या अवामी फ़लाही प्रोग्राम्स जो हैं वो बाइडेन इंतज़ामिया को, अगर उनको प्रेसिडेंट ऑफिशियली अनाउंस होते हैं तो बाइडेन इंतज़ामिया को जो है वो ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और ये ट्रम्पिज़म का जो भूत है इसको अगर ख़त्म करना है, इसको और किसी तरीके से ख़त्म नहीं किया जा सकता, और इसको अगर ख़त्म करना है तो इसके लिए एक बहुत बड़े पैमाने के ऊपर पब्लिक सेक्टर में जो है वो अवामी फ़लाई मंसूबे और उनको शुरू करना पड़ेगा, और उससे जाके ये शायद थोड़ा कंट्रोल होगा। जो एक राइज़ किया है, और ये 7 करोड़ वोट जो है ये उसका सबूत है कि वहाँ पर जो सफ़ेद फॉर्म इंतहा पसंदी और सफ़ेद फॉर्म नस्ल परस्ती अमेरिका में जो है उसकी जड़ें कितनी मज़बूत हैं, और वो किस तरह से जोश व खरोश के साथ वो निकले हैं। लिहाजा उनको काउंटर करने के लिए इस सिचुएशन को जो है वो बहुत बड़े पैमाने के ऊपर, बावजूद इसके कि इकॉनमी जो है वो उसका बहुत ज़्यादा बुरा हाल हुआ ये, और बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ी, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी ट्रम्प के दौर में, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत अलार्मिंग है। ये ख़ास तौर पे जो अक़लीती कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए भी, और जो नई आने वाली इंतज़ामिया होगी, जो पॉसिबली बाइडेन इंतज़ामिया है, तो जो बाइडेन इंतज़ामिया के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो इसको ट्रम्पिज़म को ख़त्म करने के लिए क्या इक़दाम करते हैं। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके बाद मैं ज़रा थोड़ा सा हमारे अपने मुल्क के बारे में बात करना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर मैं एक चीज़ देख रहा था कि जो भी जमात, जो भी इंतखाबात होते हैं उसमें हमारा जो अगर टर्न आउट, एक्चुअल टर्न आउट, फेक टर्न आउट नहीं है, ये जमातों की जानिब से जो जारी किए जाते हैं या जो दूसरे हमारे यहाँ चुके अदाद-ओ-शुमार जो हैं वो हमेशा सस्पिशियस रहते हैं, और वो कभी भी उनके ऊपर आम शहरी से पूछ के देख लें तो उसका इतबार नहीं है हुकूमती हत्ता के अदारों के ऊपर भी, तो वो उनके भी अदाद-ओ-शुमार मानने को तैयार नहीं होता। जो टर्न आउट है वो हमारे यहाँ एवरेज जो है वो 40 से कम रहता है, 40% से। ये सिर्फ मैंने 2008, 2013 और 2018 के जो है ये देखे थे कि जीतने वाली पार्टीज़ जो है 2008 में पीपल्स पार्टी जीती, तो उसको जो उसके पास जो नुमाइंदगी जो वो कर रही थी टोटल वोटर्स की वो 25.6% थे। वो टोटल 25.6% वोटर्स की नुमाइंदगी के साथ वो
हुकूमत उसने बनाई। इसी तरह 2013 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत बनाई, तो उसके पास जो अवामी जो हमारे यहाँ तो डायरेक्ट वोट है, तो जो अवामी जो वोट है, अक्सरीती वोट जो है, उसका महज 32.7% के साथ इन्होंने हुकूमत बनाई। इसी तरह 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी, तो उसके पास सिर्फ 31.8% वोटर्स की जो है वो हमायत उनको, इनकी नुमाइंदगी वो उनको हासिल रही। गुजारिश ये है कि इतना ये टर्न आउट जो मैंने आपके सामने अभी जो अर्ज़ किया है कि ये कोई भी जो है वो 50% या उसके बराबर में एक भी जमात का, ये 3 इलेक्शंस अगर ये इनका हम नतीजे का देखते हैं, तो ये इनके नताइज के मुताबिक कोई भी जमात हत्ता के 35% या 33% तक भी नहीं गई। ये जो अगर ये सारे जमहूरियत की रट लगाते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि ये बुनियादी तौर पर अक्सरीती जमहूरियत का जो सिस्टम है, उसकी जो बेस जो है, उसकी जो बुनियाद है, ये उसके भी ख़िलाफ़ है। तो हमारे यहाँ जो है वो फिर एक मामला आ जाता है, जैसा कि बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, और इस पर सुप्रीम कोर्ट में भी कई जो है दरख्वास्तें डाली गई इसमें सदारती निज़ाम के हवाले से भी। लेकिन अगर आप सदारती निज़ाम नहीं भी करना चाहते, तो आप वज़ीर आज़म को जो है उसका वोट जो है वो डायरेक्ट, एक तो उसका वोट डायरेक्ट करें, दूसरा सियासी मैं बड़े खुले और बग़ैर किसी खौफ व ख़तर ये बात करना चाहूँगा कि सियासी रिश्वतस्तानी के ख़ात्मे के लिए और चोर दरवाज़ों को बंद करने के लिए आप सेनेट का जो है, सेनेटर का इलेक्शन भी जो है उसको बराह रास्त वोटों से सेनेटर भी मुंतखब किया जाए, ना कि वो उसकी वो मंडियाँ लगें, वो प्रोविंशियल असम्बलीज़ में मंडियाँ लगें, और ना ही नेशनल असम्बली में मंडियाँ लगें, और ख़रीदो फ़रोख्त ज़मीर ख़रीदे जाएँ, बेचे जाएँ। ये मामला ख़त्म होना चाहिए। अब ये बहुत हो गया। हमें अब अगर हम बात करते हैं कि हमने जमहूरियत के साथ अगर हमने चलना है, तो फिर हम उसको ही सही तरीके से अपना लें, और उसके मुताबिक जो है, एक तो प्राइम मिनिस्टर, अगर आपने प्राइम मिनिस्टर का सिस्टम रखना है तो प्राइम मिनिस्टर का वोट डायरेक्ट कर दें। दूसरे नंबर पे सेनेटर का वोट जो है वो डायरेक्ट वोट हो। और इलेक्टोरल कॉलेज की अगर आप बात करते हैं, तो इलेक्टोरल कॉलेज के लिए प्रेसिडेंट का इंतखाब जो है वो आप इलेक्टोरल कॉलेज के ज़रिए कर लें कि जी सेनेट, यानी कि सेनेट, चारों असम्बलियाँ और जो नेशनल असम्बली है, ये चारों ये मिल के सारे ये सदर का इंतखाब कर लें, तो उसमें काफ़ी जो है वो हद तक एक हम सियासी रिश्वतस्तानी और एक जो हमारे यहाँ ये जो बहुत तसलसल के साथ अक्सरीती बुनियादों पे जो जमहूरियत का निज़ाम जो कायम है, उसकी हम बड़े तसलसल के साथ हमारे यहाँ ख़िलाफ़ वर्जी होती आ रही है, तो उसको भी किसी बहुत हद तक रोका जा सकता है। इसी तरह मैंने एक चीज़ अर्ज़ की थी कल ही अभी 48 पैसे जो है वो उसमें नेपरा ने इजाफ़ा कर दिया बिजली कीमतों में। तो इस सिलसिले में मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि इसको ये चूँकि बराह रास्त मेरे साथ, मैं आम शहरी हूँ, ये मेरे साथ मेरे मुतल्लिका मामला है। करेंसी को ऊपर नीचे करना है, पाकिस्तानी रुपए का जो है उसकी वैल्यू या डॉलर के मुकाबले में उसकी वैल्यू क्या होगी या दूसरी करेंसीज़ के मुकाबले में उसकी वैल्यूज़ क्या होगी, इसका तयन करना जो है वो चूँकि ये सारा कुछ बिजली है, गैस है, पानी है, तेल है, और ये रुपए की कदर है, इसका बराह रास्त ताल्लुक़ आम शहरी के ऊपर है, इसके साथ आम शहरी के ऊपर पड़ते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि बजाय इसके कि आपने जो ये रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ कायम की हुई हैं,
इरेगुलरिटी अथॉरिटीज़ को ख़त्म कर दिया जाए और ये मामलात जो हैं वो नेशनल असम्बली में, और जब तक सारी सूबाई असम्बलीज़ उसकी मंजूरी न दे दें, जब तक नेशनल असम्बली उसकी मंजूरी न दे दे, उस वक्त तक गैस में या तेल में या बिजली की कीमतों में और या रुपए की कदर में इसमें कमी बेशी ना की जा सके। इससे आप जो करप्शन की बात करते थे, आप जो करप्शन की बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब का भी जो तरीक़े इंसाफ जो है ये मंशूर लेके आई थी कि ये करप्शन के ख़िलाफ़ हमारी हुकूमत है, हम करप्शन के ख़िलाफ़ हमें मैंडेट मिला है, तो उसका तकाज़ा भी ये है कि आप ठोस इक़दाम करें। इससे एक तो जो ब्यूरोक्रेसी का जो है वो इसमें बहुत हद तक जो है वो अमल दखल उसमें कम हो जाएगा, और दूसरे नंबर के ऊपर जो अवामी नुमाइंदे हैं उसको, अगर मेरा MNA है या मेरा MPA है, उसको पता होगा कि मैंने दोबारा इलेक्शन लड़ने जाना है, मैंने दोबारा अपने वोटर के पास जाना है या मैंने अपने हलके में जाना है, मैंने जवाब देना है, उसको इस चीज़ का कम से कम एहसास होगा, तो वो उसके ऊपर कुछ ख्याल करेगा कि मैंने अगर करना है, अगर मिसाल के तौर पर इजाफ़ा हो रहा है तो उसमें मेरा जो रोल है उसमें मैंने क्या करना है, मेरा जो है मैंने जवाब देना है, तो उसमें काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है चीज़ों को। और दूसरे नंबर के ऊपर जो कहा जाता है, ये अथॉरिटीज़ जो हैं ये अरबों रुपए के, इनके जो नुमाइंदे हैं, चेयरमैन हैं, इनके जो जितना भी स्टाफ होता है, सेक्रेटरीट है इनके, हम हर अथॉरिटी के ऊपर अरबों रुपए सालाना खर्च करते हैं। ये टोटल रकम मिला के कई सौ अरब बन जाती है। तो एक तो हमारी ये बचत भी होगी कि हम उसमें अरबों रुपए की जो है वो हमारी बचत भी होगी, और दूसरे नंबर के ऊपर कई सौ अरब की हमारी बचत भी होगी, और दूसरे नंबर के ऊपर जो सही मानों में अवामी नुमाइंदे हैं वो फ़ैसला करेंगे। वो उनको इख्तियार होना चाहिए कि मेरे ऊपर जो चीज़ असरअंदाज हो रही है उसका फ़ैसला अगर मैं नहीं जा सकता, जमहूरियत का बुनियादी फ़लसफ़ा जो था कि अगर मिसाल पाकिस्तान के 22 करोड़ शहरी हैं तो 22 करोड़ जो है वो पार्लियामेंट में नहीं जा सकते, तो उसके लिए फिर नुमाइंदे चुनने का जो एक सिस्टम एक कहा गया जी नुमाइंदे चुने जाएं, और वो नुमाइंदे जाके नुमाइंदगी करेंगे, तो मेरा MNA या मेरा MPA जो है वो मेरी अगर नुमाइंदगी कर रहा है, या वो जितने भी हल्के के जो है वो अगर 2 करोड़ या 10 लाख 20 लाख 30 लाख जितने भी लोग हैं हल्के के, वो उनकी नुमाइंदगी अपने हल्के की कर रहा है, तो उसको जो है वो एक गैर मुंतखब जो अथॉरिटी जो है, जो बेसिक मेरे मुतल्लिका मसाइल हैं, मैं आम शहरी के हैसियत से कह रहा हूँ कि जो मेरे मुतल्लिका मसाइल हैं उसके ऊपर जो है वो फिर उसको एक गैर मुंतखब और एक ब्यूरोक्रेट्स की जो है वो उसके ऊपर मुश्तमिल जो है एक अथॉरिटी जो है, रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है, उसको क्या हक पहुंचता है, उसको क्या इख्तियार, उसको किसने क्यों इख्तियार दिया जाता है कि वो फ़ैसले जो मेरे मुतल्लिका जो मामलात हैं उसके फ़ैसले वो करे। इसकी इजाज़त जो है अब वक्त आ गया है कि हम जो है इसके ऊपर बिल्कुल क्लियर कट जो है वो इक़दामात करें, और इसमें करप्शन का भी एक बहुत बड़ा जो रास्ता है करप्शन का, उसको हम बहुत हद तक रोका जा सकता है। और तीसरे नंबर के ऊपर जो कमी बेशी है इसके अंदर कीमतों के अंदर, उसके ऊपर भी काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, और लोगों को उसका जो है वो फ़ायदा जो है बराह रास्त आवाम को जो है उसका बहुत सारा फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है। अगर आप वाकई हकीकी प्राइम मिनिस्टर साहब, मैं आपसे मुखातिब होकर कहता हूं कि अगर आप वाकई हकीकी तौर पर अगर आप तब्दीली चाहते हैं तो ये तब्दीली है, सबसे पहले इस तब्दीली को जो है इम्प्लीमेंट करें, बाकी बातें जो है वो फिर बात की हैं। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। खुदा हाफ़िज़।